स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एडुक्लिक पे। इस सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 और 10 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। साथ ही समझेंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर को डिटेल में। मैंने कोशिश की है जितनी ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने की। तो इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। एनसीईआरटी क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री और आज का चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है हु रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। और ये क्वेश्चन आ चुका है ऑल इंडिया बोर्ड में 2016 में। तो क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस को छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। हमारा ऑप्शन ए है गिस्पी मेजेनी, ऑप्शन बी ड्यूक मैटरनिच, ऑप्शन सी ल्यूस फिलिप और ऑप्शन डी जॉन गॉटफ्राइड। तो हमारा सही आंसर है ड्यूक मैटरनिच। और ये साथ में ऑस्ट्रिया के चांसलर भी थे। इन्होंने ही कहा था कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एट एज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। किस रिवोल्यूशन को हम पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में एक फर्स्ट नेशनलिज्म की तरह देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। तो हमारा पहला ऑप्शन है फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड है रशियन रेवोल्यूशन, थर्ड है ग्लोरियस रेवोल्यूशन और फोर्थ है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो हमारा सही आंसर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसी से सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बनना, कंट्री के फ्रीडम पाना कंट्री का, और साथ में और बहुत सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following was not the result of the Treaty of Vienna 1815। और ये भी क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जब वियना का ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में, जब वाटरलू के वॉर में नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है, उसके बाद एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वियना, जो 1815 में हुआ था। तो इस ट्रीटी में किस चीज़ को नहीं हटाया गया या किस चीज़ को नहीं रखा गया। तो पहला ऑप्शन है हमारा द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स वाज सेटअप इन द नॉर्थ। जो नीदरलैंड के जो किंगडम्स है उनको नॉर्थ में भेज दिया गया। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली। ऑस्ट्रिया को कुछ इटली के नॉर्थन पार्ट को कंट्रोल में दे दिया गया। प्रूसिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। और प्रूसिया ने अपने कुछ टेरिटरीज को वेस्टर्न फ्रंटियर्स को दे दिया। और डी नंबर रसिया वाज गिवन जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। और रसिया ने अपने जर्मन जो 39 स्टेट्स है वो जर्मनी को वापस कर दिए। तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ये नहीं हुआ था। रसिया ने ऐसा कुछ नहीं किया था, जो जिसके पास था वैसा ही बचा हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कंट्री हैड बीन पार्टी ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो ऑटोमन एम्पायर जब 15th सेंचुरी के टाइम में उनका फ्रेंड कौन था या फिर कौन सा पार्टी उनके साथ था। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ग्रीस। ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का एक पार्टी बना हुआ था 15th सेंचुरी तक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री बिकम फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन यूरोप इन द ईयर 1789। तो 1789 तक कौन सा यूरोप का ऐसा कंट्री था या टेरिटोरियल स्टेट था जो पूरे तरीके से आज़ाद था या फिर अपने दम पे खड़ा हो चुका था, मतलब कि वहाँ पे मोनार्की ख़त्म हो चुकी थी। तो ये स्टेट था फ्रांस, क्योंकि सबसे पहले रिवोल्यूशन यहीं पे स्टार्ट हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप। कब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की बातें होने लगी, पूरे तरीके से नज़र आने लगी।
तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही, और ये ईयर था 1789 का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द यूरोपियन कंजर्वेटिव्स नॉट बिलीव इन। जो यूरोपियन कंजर्वेटिव्स थे, यहाँ पे हमारे साथ एक रेडिकल्स है और दूसरे कंजर्वेटिव्स हैं जो पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखना चाहते हैं, उनको चेंज नहीं करना चाहते, उन्हें कंजर्वेटिव्स कहा गया है। तो इन्होंने किस में बिलीव नहीं किया? पहला ऑप्शन है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी, मतलब पुराने जो स्टेट पॉलिसीज़ थे, मतलब राजा रहेंगे, मोनार्की, उनके अंदर कलरगी है, नॉबिलिटी है, ये सारे चीज़ रहेंगे, इनके ऊपर विश्वास नहीं किया। या बी नंबर स्ट्रेथेन मोनार्की, या मोनार्की को मजबूत करने में विश्वास नहीं किया। और सी नंबर है रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज, या फिर जो रेवोल्यूशन हुए उसके पहले के जो दिन थे उनको वापस लाया जाए। तो जो कंजर्वेटिव्स थे ये ऊपर के दो ऑप्शन मानते थे, इनको चाहिए था मोनार्की वापस चाहिए था, लेकिन जो थर्ड नंबर था कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज से पहले जो सोसाइटी था वो वापस आए, वो ऐसा नहीं चाहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बनाए गए नियम जिसमें स्लेवरी ख़त्म कर दिया गया, फेडरल सिस्टम ख़त्म हो चुका था, ये चाहते थे इसमें, तो इसलिए आंसर होगा इसका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द इटालियन रेवोल्यूशनरी फ्रॉम जेनोवा। तो इटालियन रेवोल्यूशनरी जो थे, जो जेनोवा से रिलेटेड थे, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मैटरनिच, ऑप्शन बी जॉन गॉटफ्राइड, ऑप्शन सी गैसेपी मेजेनी, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है गैसेपी मेजेनी। इन्होंने बहुत बढ़िया रोल अदा किया सारे रेवोल्यूशन के अंदर, और बहुत सारी सोसाइटीज़ को भी बनाया जिनसे बहुत सारी मदद मिली आगे बढ़ने में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वाज स्पोकन फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी इन द मिड 18th सेंचुरी इन यूरोप। तो यूरोप में 18th सेंचुरी के टाइम में एरिस्टोक्रेसी का बोलबाला हो चुका था। कुछ ऐसे ही फैमिलीज थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर था, एक तरह से कहें तो पैसा था, पावर था, और ये अपने आप को राजा के दरबार में या फिर डिप्लोमेट करने के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक लैंग्वेज को चुना जिस लैंग्वेज से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये लैंग्वेज कौन सी थी? जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच या स्पेनिश। तो इसका सही आंसर है फ्रेंच लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की वजह से उनको बहुत अच्छी कामयाबी मिली डिप्लोमेसी में। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज यंग इटली। आप यंग इटली से क्या समझते हैं, या यंग इटली क्या है? ऑप्शन ए विज़न ऑफ इटली, इटली का विज़न। सीक्रेट सोसाइटी, एक सीक्रेट सोसाइटी है। या नेशनल एंथम ऑफ इटली, इटली का नेशनल एंथम है। या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सीक्रेट सोसाइटी। और इसके अलावा एक यंग फ्रांस भी था, और बहुत सारी अलग अलग सोसाइटीज़ बनाए गए थे, और इस यंग इटली सोसाइटी को बनाने के पीछे हमारे मेजेनी हैं, जिन्होंने आगे जाके इसको और ज़्यादा बढ़ाया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe our channel. If you like this video, please share with your family and friends. Also comment below your suggestion for betterment. Thank you so much for your support.